हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रिव्यू में। आज के इस वीडियो में मैं जो रिव्यू करने वाला हूं या जो आपको मैं रिव्यू देने वाला हूं, ये है आरआरसी प्रयागराज में जो आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उसके बारे में ये आज का रिव्यू है। जिस भाई ने ये रिव्यू मुझे दिया है वो ओबीसी कैंडिडेट थे और उन्होंने 500 रुपए फी पे करी थी, लेकिन ईबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड उनके पास काफी कंफर्म्ड जानकारी थी, एकदम बढ़िया जानकारी थी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे भी बताने वाला हूं। तो ईबीसी के लिए काफी राहत भरी खबर प्रयागराज से आई है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इस बात को कंफर्म कर देना। तो मैं पॉइंट वाइज लेकर के इसके पहले भी जिस तरीके से आपके लिए मैं डीवी के वीडियो बनाता आया हूं, उसी तरीके से आज का भी रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको बताऊंगा और एक एक चीज आपको मैं बताता जाऊंगा। आपके जो भी सुझाव रहे या आपका जो ओपिनियन इस रिव्यू के बारे में है, वो आप कमेंट में पूरी शालीनता से बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपके जो सवाल हैं, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ लॉजिकल सवाल है, तो आप एक बार जो मेरे पुराने रिव्यू वाले वीडियो है उनके कमेंट में जो आपका डाउट है, वैसे ही सेम डाउट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसका जवाब मैंने भी दिया है, और जो लोग डीवी करवा कर वापस आए थे उन लोगों ने भी उसका रिव्यू वहां पर उसका जवाब दिया हुआ है। तो उससे मुझे लगता है कि आपके जो डाउट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूं। और अभी तक मेरे चैनल का लगभग रिकॉर्ड है कि जितने भी लॉजिकल सवाल और जितने भी जरूरी सवाल थे, उनका मैंने सारे का रिप्लाई पर्सनली किया है। और अब जो लोग डीवी करवा करके आ रहे हैं, वो लोग भी वहां पर एक्टिव है और वो लोग भी आपके जवाब दे रहे हैं। तो चलिए मैं प्रयागराज का डीवी जो है वो शुरू करता हूं। जिस भाई ने मुझे रिव्यू दिया उन्होंने काफी स्पष्ट जानकारी दी, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था उस बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो वो भी मैं आपको बताने से बचूंगा जो जानकारी उन्होंने मुझे नहीं दी है, लेकिन फिर भी जहां मुझे लगेगा तो मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे सकता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत है, तो वहां पर पहला मैं शुरू करता हूं कि सीबीटी का जो एडमिट कार्ड है, डीवी का जो एडमिट कार्ड है, उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ना एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है, ना सीबीटी का एडमिट कार्ड वो मांग रहे हैं, ना पीईटी का। तो इस चीज को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहे, वहां पर इस एडमिट कार्ड की वजह से कोई इशू नहीं हो रहा है। कई जगह थे दूसरे जोन जहां पर एफिडेविट की बात चल रही थी, एफिडेविट बनाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात है फोटो की, जो आपको फोटो एडमिट कार्ड वहां पर लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप नई फोटो भी लेके जा सकते हो और पुरानी है तो लेके जा सकते हो। बस फोटो आपकी मैच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो आपने डाली थी या ये एग्जाम के दौरान जो आपने यूज करी, उससे आपकी फोटो करंट वाली मैच होनी चाहिए। तो नई फोटो भी है तो कोई इशू नहीं आ रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के मैं आपको बताऊं तो ये भाई ओबीसी सर्टिफिकेट वाले ही थे, ओबीसी कैटेगरी वाले ही थे। तो इन्होंने बोला कि डीवी डेट से पिछले एक साल के अंदर का जो डॉक्यूमेंट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट, वही इनको लग रहा है सेंट्रल फॉर्मेट में लग रहा है, और रेलवे फॉर्मेट में रखने की भी जरूरत नहीं, सेंट्रल फॉर्मेट में है तो कोई इशू नहीं आ रहा है। डीवी डेट से एक साल के पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, इस कैंडिडेट को नहीं पता था ईडब्ल्यूएस के बारे में, पर इन्होंने किसी दोस्त से बात करके मुझे जो बताया, तो उस दोस्त ने बताया कि ये जो ईडब्ल्यूएस है उसको लेकर के कोई इशू नहीं हो रहा है। वहां पर जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस का। एससी एसटी के बारे में भाई को जानकारी नहीं थी, लेकिन एससी एसटी के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में ये हुआ था कि फॉर्म भरते टाइम जब आपने फॉर्म भरा था, तब आपने सर्टिफिकेट का नंबर वहां पर डाला हुआ था। इस वजह से कई आरआरसी में ये नियम चल रहा है कि आपको वही सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो जिसके पास है तो वो सर्टिफिकेट को आप लेकर के जाए, फोटोकॉपी के सेट में आप लगा के जाए, और नया वाला जिसके पास है तो वो नया वाला भी लगाए। लेकिन अगर पुराना है तो उसको घर में छोड़ के नहीं जाना है, पुराना वाला नहीं है तो आप नया वाला बना के लेके जाओ। वहां पर क्या होगा ये बारे में आप ही मुझे आकर के बताना, लेकिन मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने ग्रेजुएशन तक की डिटेल डाली है, 12वीं की डिटेल डाली है, जो भी डाली है, तो ये लोग आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इन केस अगर आपने ग्रेजुएशन डाला और किसी वजह से आप वहां ग्रेजुएशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो या डिग्री नहीं है या कुछ भी, तो आपसे बस एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ले रहे हैं कि ऐसा क्यों करा है आपने, जब फॉर्म में भरा है तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उस वजह से किसी का काम रुक नहीं रहा है। 10th लेवल का एग्जाम है तो वो आसानी से काम हो जा रहा है। तो परेशान होने वाली, चिंता यहाँ वाली बात अभी तक यहाँ पर कोई नहीं मिली। अगर कोई माइनर सी मिस्टेक है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कि मार्कशीट में जो नाम है आपने यहाँ नाम गलत लिख दिया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, पासिंग ईयर, ये सब में अगर कोई दिक्कत है, एड्रेस को लेकर के बहुत इशू नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट बना करके लेके जाएं। 50 रुपए का एफिडेविट भी यहाँ पर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 50 रुपए का अंतर ना देके और आप 100 रुपए का अगर एफिडेविट बना सकते हैं तो बिल्कुल वो बना के जाए। अगर नहीं बन पा रहा है तब आप 50 का कंसिडर करें, लेकिन 100 बनाने में मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईबीसी के बारे में इस भाई ने एकदम कंफर्म जानकारी दी। मैंने उन्हें स्पष्ट पूछा कि क्या ये कंफर्म जानकारी, तो उन्होंने कंफर्म जानकारी दी कि अगर, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय का ईबीसी सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट,
50,000 से कम इनकम वाला जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, अगर वो ईबीसी लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आसानी से एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन किसी वजह से अगर आपके पास वो नहीं भी है तो आप नए वाला आय प्रमाण पत्र में, ध्यान से सुने, नए वाले आय प्रमाण पत्र में 50,000 से कम आय वाले में ईबीसी फॉर्मेट भी लगा करके ईबीसी फॉर्मेट में भी उसको बनवा ले तो आपका काम आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ना तो ब्लॉक डेट में आपको बुलाया जा रहा है उसके लिए, कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट में आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। फिर से बोल रहा हूं, पुराना ईबीसी सर्टिफिकेट है तो वो लेकर के जाओ, बिंदास लेके जाओ, एकदम आसानी से काम हो जाएगा। इन केस किसी वजह से आपके पास वो अगर नहीं है तो आप क्या करें, नया वाला इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम का बनाए और उसी को रेलवे फॉर्मेट में भी बना के लेके जाए। पूरी कोशिश करना है कि रेलवे फॉर्मेट में भी बना के लेके जाओ तो आसानी से हो जाएगा। अब किसी वजह से अगर वो नहीं भी बन पा रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट से आपका काम बन जाने की पूरी उम्मीद है। इस भाई ने बताया कि नया एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो नया ईबीसी सर्टिफिकेट खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आ रही है। और एनेक्सर में बनाने की पूरी कोशिश करना ईबीसी सर्टिफिकेट। आइडेंटिफिकेशन मार्कों को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं, वहां फॉर्म भरते समय आप कुछ भी डाल सकते हो। और देखो फॉर्म भरते समय आपको बता दिया, डिवीजन की प्रेफरेंस भी वो लोग ले रहे हैं, यानी वहां जो फॉर्म आपको देते हैं तो उसमें काफी सारे पेजेस रहते हैं जिसमें एक पेज रहता है डिवीजन प्रेफरेंस की। तो आप ध्यान से सुने मेरी बात, आपको जो डिवीजन चाहिए, जैसे देखिए ये आरआरसी प्रयागराज की बात है, तो आपको यहाँ पर जो भी डिवीजन चाहिए ना उसको आप पहले से डिसाइड करके जाए ताकि आप जब फॉर्म में प्रेफरेंस डाले तो आप डिवीजन को उस हिसाब से डाल पाए। तो इसलिए आप थोड़ी आधा घंटे की रिसर्च अपनी करके जाना कि आपको कौन सा डिवीजन आपके घर के पास पड़ता है या किस डिवीजन में आप काम करना चाहते हैं आरआरसी प्रयागराज के अंतर्गत, तो आप वो डिसाइड करके जाए, वहां पर आपको प्रेफरेंस लिखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर के बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप चाहे तो नए लिखवा दें, और अगर आप पुराने वाले जो आपने फॉर्म में डाले थे वो भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको पूछ लेते हैं कि ये वाला आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाओ, ये दिखाओ। नहीं दिखा पाओगे तो वो नए वाले आइडेंटिफिकेशन मार्क आप जो बताओगे वो वहां पर लिख देंगे और आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। देखो काफी इंटरेस्टिंग रिव्यू है, आगे मैं थंब के बारे में और सिग्नेचर से रिलेटेड जो मेन इशू था वो भी आपको बताने वाला हूं। देखो थंब के लिए ऐसा हो रहा है कि जिसके थंब अगर मैच नहीं हो पा रहे तो उसको बार बार ट्राई करके वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, और आखिरी में क्लियर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की उसमें नहीं आ रही है। अब देखो सिग्नेचर से रिलेटेड इस भाई का खुद का भी इशू था सिग्नेचर से रिलेटेड, तो मैं आपको अब सिग्नेचर से रिलेटेड पूरी बात एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो सिग्नेचर करे थे, सीबीटी में जो करे थे, पीईटी में जो करे थे, तीनों सिग्नेचर अगर आपको आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने कभी हिंदी में कर दिए थे, कभी इंग्लिश में कर दिए थे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम सिग्नेचर वो लोग आपके से करवा रहे हैं और आप कर पाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पूरी बात ध्यान से एक बार सुन लीजिए। इस भाई ने जो सिग्नेचर करे थे, जिनका मुझे रिव्यू मिला है, इनने पूरे ब्लॉक लेटर यानी कि पूरे कैपिटल लेटर्स में अपनी सिग्नेचर करी थी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी करी थी, पीईटी में भी करी थी, सीबीटी में भी करी थी, और अभी डीवी में जब इन्होंने वैसा सिग्नेचर किया तो इन्हें पेंडिंग में डाल दिया गया है। ऑल्दो वहां पर 3 अधिकारी बैठे रहते हैं, एक सीबीटी वाले, पीईटी वाले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले। तो सीबीटी और पीईटी वालों ने इन्हें क्लियर कर दिया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सर है उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेटर को लेकर के कुछ इशू आ सकते हैं, इसीलिए अभी के लिए आप घर जाइए, आपको पेंडिंग में रख रहे हैं और आपको कुछ दिन बाद बुला लिया जाएगा। अभी डेट वो बताई नहीं गई है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको बुला लिया जाएगा और आपका ये मैटर क्लियर किया जाएगा। तो देखो ब्लॉक लेटर वाले जिन्होंने ब्लॉक में कैपिटल किया था, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया था, उनको अभी उन्होंने पेंडिंग में रखा है। ऑल्दो उन्होंने उनसे यह भी कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपको पेंडिंग में रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक लेटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हमको तो मतलब उनको ये लग रहा था कि इससे रिलेटेड कुछ तो रूल है जिसके बारे में अभी उनको क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए पेंडिंग में रखा। और उन्होंने कहा कि आरआरबी बोर्ड बैठेगा, वो बोर्ड इस इशू को डिसाइड करके आपको हम बुला लेंगे। तो बोर्ड जो डिसाइड करेगा वो फाइनल रहेगा। और इस प्रकार के वहां पर 4-5 लड़के थे जो सिग्नेचर को लेके प्रॉब्लम में आए हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, डीवी वालों ने उनसे कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बेटर ही निकलेगा। तो ये आप समझ के चलें। मेरी इस भाई से लगभग 28-30 मिनट बात हुई थी, सारे टॉपिक पर डिटेल में बात हुई, उसके बाद मैं आपको ये रिव्यू दे पा रहा हूं। देखिए 28 मिनट फोन पे बात करने के बाद अभी थोड़ी देर में मैं आपको रिव्यू दे पा रहा हूं। काफी मेहनत इसमें जा रही है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने वीडियो में बातें बताई है उसको थोड़ा ध्यान से आप सुने और समझने की कोशिश करें। आपका जिस दिन डीवी हो जाए तो आप आकर के मुझे अगर रिव्यू देंगे, डिटेल में रिव्यू देंगे, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर बाकी लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। अब एक बार ध्यान में सुने आपकी, देखिए ये रिव्यू ही है। एग्जाम में आप जाएं और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएं और हर चीज
A to Z ऐसी की ऐसी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर दिन कभी कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये रिव्यू जिस भाई ने दिया काफी जेन्युइनली उन्होंने मुझसे बात करी, पूरा डिटेल में मुझे बताया, और उनका तो खुद का ये ब्लॉक डेटा वाला केस था तो वो पेंडिंग में है। तो जो डिटेल्स मुझे नहीं मिल पाई उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो अगर आप कमेंट्स में अगर वो जानकारी पूछना चाहते हैं जो मुझे पास नहीं है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं ऑथेंटिक जानकारी दूं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं, इसीलिए थोड़ा वीडियोस बनाने में देरी होती है। तो आप लोग सहयोग करें, थोड़ा सा कंसिडर करें, अगर छोटी मोटी कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कमेंट में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपको ऑल द बेस्ट। आपका डीवी और मेडिकल दोनों बहुत बढ़िया होने वाला है।